नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पाठशाला जारी 2027 की तैयारी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का फैसला कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी गढ़वाल और कुमाऊं में 2 बड़ी रैलियां करने जा रही है। कांग्रेस की बड़ी बैठक में प्रदेश भर में चलाए जा रहे मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम की समीक्षा के साथ ही आगामी 6 माह के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई। कांग्रेस क्रमवार तरीके से भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध सड़कों पर आंदोलन करेगी। प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की बैठक में प्रदेश में भाजपा की धामी सरकार की नीतियों के विरोध में व्यापक आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया है। यह तय हुआ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी गढ़वाल एवं कुमाऊं में 2 बड़ी रैली करेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने की। पार्टी हाईकमान के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गुरदीप सिब्बल एवं प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा बैठक में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मानना है कि सभी को एक टीम भावना के साथ कार्य करना होगा, जिससे पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सके। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुट जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास भाजपा सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, यूजीसी, भू कानून, रोजगार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध शामिल हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के साथ अधिक संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी उपलक्ष्य में अब कांग्रेस कुटुंब कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर डालिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक में प्रदेश भर में चलाए जा रहे मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम की समीक्षा के साथ आगामी 6 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सत्ताधारी भाजपा संविधान में जनता को दिए गए वोट के अधिकार से वंचित कर हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी। उत्तराखंडियत को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बताया कि 21 व 22 मार्च को पार्टी के जिला एवं महानगर अध्यक्षों की प्रशिक्षण शिविर शहनशाही रिसोर्ट में आयोजित किए जाएंगे। इसमें संगठन की मजबूती एवं जनहित के मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला एवं महानगर अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाजपा की नीतियों के विरुद्ध 6 महीने तक प्रदेश में लगातार अभियान चलाया जाएगा। हर पोलिंग बूथ से 20 ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है, जिनके वोट निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव में काटे गए। साथ ही बाहरी व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार की पिछले 3 सालों की प्रमुख उपलब्धियों में भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार और बेरोजगारी प्रमुख है। कांग्रेस एकजुट होकर राज्य की भाजपा सरकार की 3 साल की विफलताओं को जनता के बीच उजागर करेगी। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। भाजपा सांप्रदायिक मुद्दों की ओर जनता का ध्यान भटका रही है। कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से भाजपा की जन नीतियों के विरुद्ध सड़कों पर संघर्ष करेगी। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं गणेश गोदियाल समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने संगठन की मजबूती तथा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर सुझाव दिए। इस अवसर पर विधायकों ने विधानसभा के बजट सत्र में सदन में उठाए गए मुद्दों और सदन में सरकार पर बनाए गए दबाव की जानकारी साझा की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के त्याग पत्र को कांग्रेस की जीत बताया। देखिए, बैठक का मंतव्य तो यह है कि इतनी सारी घटनाएं एक के बाद एक लगातार हो रही है, किसी घटना को अंजाम तक लाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और आज सारे सीनियर्स की बैठक इसीलिए बुलाई गई कि जितने विषय हैं जो हालिया हालात इस प्रदेश के हैं, उन पे हम किस तरीके से आगे बढ़े। एक तरफ कांग्रेस लगातार उस लड़ाई को लड़ रही है जो वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियाँ की गई हैं BLOs के द्वारा या ARO के द्वारा, उन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट के बयान हैं, प्रेमचंद अग्रवाल के बयान हैं, विधानसभा में चल रही कार्रवाइयाँ हैं, महिला अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अपराधियों के शरण स्थली के रूप में उत्तराखंड जाना जा रहा है, खनन माफिया हावी है, उसके बारे में त्रिवेंद्र रावत जी को खुद प्रश्न उठाना पड़ा है BJP के सांसद को। उसके अलावा यहाँ जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो
भर्ती घोटाले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम कैसे आगे बढ़ें, हमको क्या करने की आवश्यकता है और किस किस तरीके से हम फेजेस को आगे बढ़ाएं। तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा जब कुछ लोग बैठते हैं, सब लोग कहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जुटेंगे और बाकी कुछ काम दिल्ली वालों के लिए छोड़ देना चाहिए। बाकी जो यहाँ हमारा काम है, जनता के साथ जाना, जनता के बीच में जाना, कांग्रेस जनों को समेटना, सबको जोड़ करके चलना, वो काम हम करें। सर, राहुल जी ने एक बात और भी। बीजेपी तो मैं, जैसे आप लोगों का चैनल चलता है ना 24/7, वैसे ही हमारा संगठन चलता है। हम हर समय उसके लिए, चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमारा संगठन तैयार रहता है, बूथ स्तर से लेकर मंडल, जिले, प्रदेश तक बीजेपी की पूरी तैयारी रहती है। इसलिए आज बीजेपी जिस स्थिति में है संगठनात्मक दृष्टि से, कांग्रेस तो सोच भी नहीं सकती है कि वो कैसे तैयारी करेगी, क्या तैयारी करेगी। और ठीक है, एक राजनीतिक दल है, उनको भी अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुटाने में लग गई है। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने अपने पुराने कांग्रेस नेताओं को सक्रिय करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस कुटुंब कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। बता दें कि कुटुंब कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस उन लोगों को सक्रिय करेगी जो लोग किसी कारणवश मेन स्ट्रीम में नहीं है। इस कार्यक्रम के जरिए पुराने नेताओं को एक साथ लाया जाएगा। हम तो सक्रिय हैं, लेकिन हमारा निश्चित रूप से मत है कि जो हमारे सीनियर लीडर रहे हैं और जो कांग्रेस में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, भूमिका रही है, वर्षों तक जिन्होंने कांग्रेस की को अपनी मेहनत से सींचा है, उन तक हम पहुँचें और उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस में उनके जो विचार हैं, उनका जो अनुभव है, उसका भी हम लाभ ले सकें। इसलिए कब की आज अंदरूनी मामला है, वो अपने संगठन को कैसे विस्तार करें, क्या वो करें। लेकिन इस बात पर कांग्रेस का जो रवैया रहा है इस प्रदेश में विपक्ष के रूप में, वो संतोषजनक नहीं रहा है। उनके विधायक कुछ और बोलते हैं सदन के अंदर, वो उनके नेता प्रतिपक्ष कुछ और बोलते हैं, उनका संगठन कुछ और बोलता है। तो उनकी दिशा और जो उनका संगठन का स्वरूप है वो समझ में नहीं आता। वो केवल अपने एजेंडों में उनके नेता फंसे हुए रहते हैं और अलग अलग बयान उनके आते हैं। वो प्रदेश के, मुझे लगता नहीं है कि 2027 में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। कांग्रेस का तो मुझे पूरे देश से सफाया ही लगता है और उत्तराखंड प्रदेश से भी उनका सफाया होना निश्चित। देखिए, कांग्रेस क्या करती है और क्या नहीं करती, बल्कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है। एक तरफ भाजपा सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और बिल्कुल सफलतापूर्ण उन्होंने अपने 3 वर्ष को पूरा किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने, और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। उसमें चाहे भू कानून हो, उसमें चाहे यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो, धर्मांतरण विरोधी कानून हो, तमाम ऐसे मुद्दे, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। उसमें चाहे हमारी बच्चियों को 30% नौकरियों में आरक्षण देने का काम हो, 10% आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का हो, लेकिन कांग्रेस को हर चीज में कहीं ना कहीं विरोध करना होता है। कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं को ये भी आदेश है कि जिला एवं महानगर अध्यक्ष प्रत्येक माह जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए दिन तय करें। बैठक की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी जाए। इसके अलावा भाजपा सरकार की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध कर जनहित के मुद्दों को उठाया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया। इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े तमाम नेता एकजुट होंगे। हालांकि कांग्रेस को बीते लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में बड़ा नुकसान हुआ है। इसका कारण भीतर घात माना गया है। इस समय कांग्रेस के हाथ खाली हैं और 2027 भी दूर है। इसी वजह से अब कांग्रेस कुटुंब कार्यक्रम के माध्यम से अपना कुनवा जोड़ने में लगी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में टीकम राठौर जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेहमान भी आगे चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज मंजू त्रिपाठी जी के साथ में। कांग्रेस पार्टी तैयारियों में तो जुट गई है, लेकिन विरोध के साथ क्यों, एक आंदोलन के साथ क्यों? रीना जी, हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व ने माननीय एसएसबी प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी के नेतृत्व में जो
मुहिम चलाई है मेरा वोट मेरा अधिकार, वो बिल्कुल सही है। तो भाई आप जो है लोकतांत्रिक अब अधिकार छीनने का आपको किसने हक दिया है? हर व्यक्ति का। आप इस क्या बोलते इस इलेक्शन में हमने देखा है कि इतने लोगों के वोट कट गए और नए नए नाम जो इनके पक्ष में उनको जोड़ा गया। लोकतांत्रिक रूप से ये गलत है कि सही? ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ती हूँ। हमारा मेरा वोट मेरा अधिकार कोई गलत मुहिम तो चलाया नहीं गया है। हमारा अधिकार है वोट देने का, और आपका अधिकार है कि किसने आपको ये अधिकार दिया है कि आप हमारे वोट काट दीजिए? किसने ये हक दिया है? भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, भाजपा जो है जननीति के विरुद्ध सड़क से सदन तक हम उतरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब तक जो है जनहित में काम नहीं होगा तब तक हम इसके विरुद्ध काम करते रहेंगे। मेरा वोट मेरा अधिकार, उसकी लड़ाई हम सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। जहां तक बात है कि इस बड़ी बड़ी डींगे जो भाजपा सरकार के लोग और भाजपा के लोग मार रहे हैं, हमने ये किया हमने वो किया। अब इनकी प्रवक्ता को मैं सुन रही थी कि जिसका जो अनाप शनाप बोले जा रही थी कि हमने ये किया भाजपा ने किया। अरे आप सैन्य धाम पे बात क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो सैन्य धाम है। सैनिकों के साथ जो अत्याचार होता है, इतने बड़े घोटाले हुए हैं, उससे बजट बढ़ता जा रहा है। और अभी जाके जब हम लोग कुछ लोगों ने देखा, आपने शहीदों के घर की जो मिट्टी है उस पर कुत्ते पोटी कर रहे हैं, ये तक हम देख के आए हैं। इस पर आप नहीं बोल रहे, उसका बजट बढ़ाया जा रहा है। उस मंत्री के खिलाफ की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो जो है अगर विपक्ष कुछ कह रहा है, कुछ देख के कुछ सोच के ही कह रहा है और कोई गलत नहीं कह रहा है। हम जनहित की लड़ाई क्यों ना लड़े? हम जनता के पक्ष में लड़ाई क्यों ना लड़े? अगर कुछ गलत होगा तो हम चुप रहकर बैठने वाले नहीं होंगे। क्या अंकिता के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, आज तक हमारी जो इस राज्य की बिटिया है अंकिता भंडारी, उसको क्या आज तक जो है न्याय मिला? बिल्कुल नहीं मिला। तो जो भी जनहित के मुद्दे हैं, जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि कांग्रेस एक परिवार है, कुटुंब है, और जनहित के मुद्दों पर हम आए दिन लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में मंजू त्रिपाठी जी हैं और साथ ही संजीव वर्मा जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। संजीव जी, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की तैयारियां तो कर ही ली हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार है। बीजेपी इस सब को समझने के लिए कितनी तैयार है? क्योंकि अब रैलियों के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा। मेरा वोट मेरा अधिकार को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। गरिमा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसके लिए कुटुंब केवल गांधी परिवार है, जहां एक परिवार में 3 सदस्य हैं, माँ, बेटी और बेटा, और तीनों के तीनों 2 लोकसभा में सांसद हैं, एक राज्यसभा में सांसद हैं, जो अन्य लोगों का भी अधिकार छीनकर स्वयं के लिए ही जीना चाहते हैं, स्वयं में ही एक तरह से स्वयंभू पूरा का पूरा, यदि कांग्रेस गांधी परिवार में ही सिमटी है। वहीं आप प्रदेश की यदि बात करते हैं तो हरीश रावत जी का परिवार, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे भतीजी, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरी भांजी, तो प्रदेश कांग्रेस पूरी पूरी के अंदर सिमटी है। यही कुटुंब है इनका। जो कुटुंब की बात करते हैं, कुटुंब यानी सबको जोड़ के रखने वाली बात और सबको एक साथ लेकर चलने वाली बात। क्या कभी कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म वर्ग को एक साथ लेकर चली है? ये वही कुटुंब की बात है जो देश को जातिवाद में बांटना चाहते हैं, जो जिन्होंने ठीक है, जपेन जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। माफ कीजिएगा, संजीव जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। लौटेंगे संजीव जी के पास में, और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। टीकम राठौड़ साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सर, क्या लग रहा है, कांग्रेस को आंदोलन से इस मजबूती मिलेगी? बीजेपी के खिलाफ जो भी मुद्दे रहे तो वो तो लगातार पहले भी कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, लेकिन इस बार एक नई उमंग, नए उत्साह के साथ में शुरुआत हो रही है। क्या मजबूत हो पाएगी कांग्रेस पार्टी? जो रूपरेखा आंदोलन के तैयार की है कांग्रेस ने, क्या वो उसके लिए फायदेमंद होगी? देखिए गरिमा जी,
कोई भी रणनीति होती है, लाभ तो मिलता है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के साथ भी एक दिक्कत है कि वो लाभ और नुकसान के लिए कार्यक्रम करती है। जब जनता के लिए आवश्यकताएं होती है किसी भी चीज की तो ये आंदोलन नहीं करती, जब चुनाव आता है तब इनके आंदोलन ये खड़े होते हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि हम कुमाऊं और गढ़वाल में 2 बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता, अच्छी बात है, बेशक करें, आपकी इच्छा है, आपको करना चाहिए, मगर जब जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप जो जरूरतें होती है तब उनके लिए आप आंदोलन में क्यों खड़े नहीं होते, तब आप कोई आंदोलन नहीं करते। और जब चुनाव का समय आता है वक्तव्य देकर ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ऐसे ही कांग्रेस कर रही है, बेतुके वक्तव्य देके ध्रुवीकरण का काम करती है, तो ये अब इस प्रदेश में नहीं चलने वाला। आपको यदि धरातल पर काम करने पड़ेंगे तभी जाकर, दोनों पार्टियों को अब लोगों ने देख लिया है और अब ये क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ लोगों के रुझान बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। हम इनसे कहना चाहते हैं, दोनों पार्टियों से ये कहना चाहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि तमाम बड़ी बड़ी आप बैठकें कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े आप कार्यक्रम करने की बातें करते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस भी सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, आप रोजगार के लिए आपने ऐसे कौन से कितने कुटीर उद्योगों का जाल आपने गढ़वाल के अंदर फैला दिया, कुमाऊं के अंदर फैला दिया, आपने ऐसी बेहतर शिक्षा के लिए कौन से केंद्रीय विद्यालयों के आपने स्थापना कर दी, आपने स्वास्थ्य के लिए ऐसी कुमाऊं और गढ़वाल में कौन सी ऐसी सुविधाएं बना दी ताकि आपके ऊपर लोग प्रश्न न खड़े करें। तो ये आंदोलन रैली चुनाव के दौरान ही क्यों, जब लोग आवागमन को ही देख लो, मरचुला जैसी घटना हो जाती है, तो ये तमाम जो विषय हैं, जनता आज इन सब चीजों को देखते हुए इनको जवाब दे रही है, दोनों पार्टियों को जवाब दे रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि यदि उत्तराखंड को बनाना है तो धरातल पर काम करने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि जब आप 24 घंटे काम कर रहे हैं तो ये बेरोजगार सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं, ये आप पगडंडियों से आज भी जो मरीजों को लाया जा रहा है वो क्यों लाए जा रहे हैं, ये जो तमाम जो शिक्षा के वजह से लोगों को गांव से पलायन करना पड़ रहा है वो क्यों करना पड़ रहा है, मरचुला जैसी घटनाओं को क्यों दोहराना पड़ रहा है, ये तमाम जो विषय हैं इस पे आज ये बात करने का विषय है। तो ये रैलियां जिस प्रकार से भी कर ले पूरे उत्तराखंड के अंदर, ये तो इनके स्वतंत्र अधिकार है, कोई भी रैलियां कर सकता है, कोई अपने वक्तव्य दे सकता है, लेकिन आज जनता जागरूक है और जनता पढ़ी लिखी है, वो समझ रही है कि इस प्रकार से अब आगे उत्तराखंड के अंदर चलने वाला नहीं है। यदि आपको सत्ता पे रहना है तो काम करने पड़ेंगे और काम तरीके के करने पड़ेंगे। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत शिव प्रसाद जी आपका भी। शिव प्रसाद जी, कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन का जो प्लान है, इससे लग रहा है कि प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव आएगा। जो उत्साह खो चुके थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या वो वापस आएगा? हाँ, क्यों नहीं वापस आएगा भाई। अगर कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस अगर कोई बड़ी कार्रवाई कर रही है तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने से बजाय जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हैं चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सबको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सामूहिक रूप से जो भी सरकार की खामियां हैं उसको उजागर करना चाहिए ताकि सरकार जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बन सके। और इसमें बेसिकली अगर हमें सवाल पूछने तो सवाल तो सत्ता से पूछे जाते हैं। कांग्रेस तो विपक्ष में है बेचारी, लगातार 2 बार से कांग्रेस विपक्ष में, तो कांग्रेस तो कहीं बची नहीं ना, एक तरीके से लगातार खराब खत्म होती जा रही है। के लोग जो है कांग्रेस मुक्त कह रहे हैं बार बार, हालांकि बीजेपी इस कवायद में जो है कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। तो इसलिए कांग्रेस को कोसने के बजाय आज की डेट में समय है कि कांग्रेस जिस तरीके से भी अपने को खड़ा कर रही है उसको खड़ा होने दिया जाए, बल्कि जिस तरीके से वो विरोध कर रही है, जो भी सरकारों को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए कार्यक्रम कर रही है, विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं और उनको भी एकजुट होना चाहिए। क्योंकि अगर विपक्ष ही आपस में बटा रहेगा तो इसका सीधा सीधा सा फायदा जो है भाजपा को होगा, सत्ताधारी पार्टी को होगा। और अगर विपक्ष चाहता है कि भाई हमें सत्ता में आना है तो सारे विपक्ष के लोगों को मिलकर के सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, सरकार की जो बांटने की पॉलिसी है, इन सब चीजों के खिलाफ जो है एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, बेशक विपक्षी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, हो सकता है कि क्षेत्रीय दलों की थोड़ा भूमिका कम हो,
लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाली बात है, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी करो। 10 टिकट जो है क्षेत्रीय पार्टियों को भी दो। मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव में भी सबको सामूहिक गठबंधन बनाना चाहिए, अलग अलग लड़ने के बजाय क्षेत्रीय दलों को मिला करके कांग्रेस को साथ में आना चाहिए। कुछ सीटें जो है क्षेत्रीय दलों के साथ बांटनी चाहिए, कुछ सीटें अन्य दलों के साथ बांटनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसा करती है, एक सामूहिक गठबंधन यहाँ पे बनता है राज्य में चुनाव से पहले, तो चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी इसका काफी फायदा जो है जनता को भी होगा और जो क्षेत्रीय दल है उनको भी होगा। और जाहिर सी बात है कि अभी जो सरकार कांग्रेस जो जनता के बीच जा रही है, मेरा वोट मेरा अधिकार, ठीक है, ये अलग, इस पर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हो सकती है कि भाई जब भाजपा जैसी पार्टी एक निहायती ही मतलब निराधार और बेसलेस एक बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकती है कांग्रेस वाले मामले में कि आलू से सोना वाला मामला, सबको पता है कि ये बिल्कुल निराधार बयान था, लेकिन उन्होंने जो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया। तो ऐसे ही मेरा वोट मेरा अधिकार वाली बात है कि ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो चुनाव से 1-1.5 महीने पहले फाइनल हो जाती है, उसमें बाकायदा आपत्तियां मांगी जाती है, बाकायदा कैंप लगाए जाते हैं, पूरा महीने भर तक कैंप चलता है। अब इसके बावजूद भी कोई सवाल करेगी कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया, भाजपा हमारे खिलाफ है इसलिए काट दिया, तो भैया ये 1 महीने तक कैंप लगा था। तो सियानी बिल्ली खम्बा नोचे के बजाय, ठीक है, जो भी पॉलिटिक्स में आपको लगता है कि ये ज्यादा प्रभावशाली मुद्दा है या ज्यादा प्रभावशाली तरीके से हम इसको रख सकते हैं, इस बात को लेकर के मेन चीज ये नहीं है कि मुद्दा कितना तथ्यपरक है, मेन चीज है कि आप उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने प्रेशर ग्रुप के माध्यम से आप किस तरीके से उसे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और जनता के प्रति जो है सरकारों को किस तरीके से ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है, इस पे एक पॉइंट है। हम जितना ज्यादा सरकारों पे दबाव डालेंगे, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे, उतना ज्यादा सरकारें बैकफुट पे आएंगी और ज्यादा जवाबदेही भी बनेंगी और हमारा जनाधार भी उसके अनुसार ही बढ़ता जाए। ज्यादा बेहतर रहेगा कि सभी क्षेत्रीय दल जितने भी विपक्ष में हैं, सभी राष्ट्रीय पार्टियां जितनी भी विपक्ष में हैं, सब एक मंच पे आए और जन विरोधी मुद्दों के खिलाफ जो है एक मंच पर आकर के एक साथ एक ताकत के साथ मिल करके लड़े। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण जी, क्या लग रहा है कि प्रदेश में कोई राजनीतिक बड़ा बदलाव होगा क्या? कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही है, जिस तरीके से प्रमुख मुद्दे अब उठाने के लिए बीजेपी के खिलाफ बड़ा एक आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में वो स्पार्क बचा है अभी? निश्चित तौर पर देखिए गरिमा, कांग्रेस आज भी सबसे पुरानी पार्टी है, आज भी बहुत बड़ा संगठन है और उत्तराखंड में बदकिस्मती से 2 चुनाव से वो विपक्ष में बैठ रही है। बदकिस्मती इसलिए कहूंगा कि ये कांग्रेस के नेताओं का खुद का बुना जाल है जिसने उन्हें दोनों चुनाव में विपक्ष में बैठने को मजबूर किया। गरिमा देखिए, ये तो हम सब मानते हैं कि भाजपा की तैयारी निश्चित तौर पर ज्यादा होती है, लेकिन उस तैयारी का जवाब भी उसी तरह की तैयारी से दिया जाना चाहिए। ये मुझे लगता है अब कांग्रेस के नेताओं को समझ आने लगा है, इसीलिए उन्होंने आंदोलनों की बात की है, इसीलिए उन्होंने वोटर लिस्ट की बात की है। लेकिन वोटर लिस्ट के मामले में मैं सिंबाल जी से सहमत हूं, जिन्होंने कहा कि कैंप लगते हैं, क्यों नहीं लोग अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक करते और उनको पता लग जाएगा है या नहीं है, अगर नहीं है तो जुड़वाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जुड़वाने के भी साधन मौजूद है। इससे ये जबरदस्ती का रोना है, इसमें कोई दम नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस निश्चित तौर पर आज भी कांग्रेस पुराने जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हैं और वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि पहले कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी होती थी, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था किसी के पास। भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ वो 80 के दशक में हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है। पिछले अगर हम 40-45 साल की मेहनत लगाएं तो एक जमाने में उनके 2 MP होते थे, आपको पता है, लोकसभा में। आज स्थिति ये है कि पिछले 3 चुनाव से लगातार केंद्र में सरकार, पिछले 2 चुनाव से लगातार उत्तराखंड में सरकार और पिछले 2 चुनाव से स्थानीय निकाय में बहुमत और अब तो पंचायत चुनाव भी हमारे यहाँ होने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर मैंने कई डिबेट में इस बात को बोला है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है।
अगर आज भी वो आत्ममंथन कर रहे हैं और उनको कुछ रास्ता दिख रहा है तो निश्चित तौर पर उस रास्ते पर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बिना जनता से सीधे जुड़े कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला। बिना जन मुद्दों पे लड़े बिना कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला। इसलिए ये दोनों रास्ते कांग्रेस को अपनाने ही होंगे। और तीसरा, शिबू भाई ने बोला कि जिस तरह देशव्यापी स्तर पर इंडिया गठबंधन है, उसी तरह उत्तराखंड के स्तर पर भी एक समान राय रखने वालों का और विपक्ष का एक गठबंधन बनना चाहिए, आपस में सीट शेयरिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। वरना बहुत मुश्किल है बीजेपी से पार पाना कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास नेताओं की इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है जितनी बीजेपी के पास है, क्योंकि वो सेकंड लाइन तैयार करते हैं। अब आज की स्थिति ये है, अगर आप एक चीज देखें, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के लिए कर दिया था कि 35 से 45 साल के बीच वाला ही मंडल अध्यक्ष बन पाएगा। इससे ऊपर के जितने भी एज वाले हैं वो कोई मंडल अध्यक्ष तक नहीं बनेगा। इसका मतलब वो सेकंड लाइन तैयार कर रही है। आपके स्थिति ये है कि 60, 70, 80 साल पुराने वो नेता भरे पड़े हैं जो युवाओं को आगे ही नहीं आने देना चाह रहे। तो जब तक नई पौध आगे नहीं आएगी तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, संजीव वर्मा जी के पास एक बार फिर से चलेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कहीं मुझे आएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, संजीव वर्मा जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजीव जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी टेक ओवर कर पाएगी क्या कुछ? क्योंकि फिलहाल तो उत्साहित नहीं है कार्यकर्ता, लेकिन जिस तरीके से प्रमुख मुद्दों को उठाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है, बीजेपी की मुश्किलें क्या आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं। और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग विकास के मुद्दे पर आए थे, विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने काम किया। अभी माननीय 2022 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी विकास का रोड मैप लेकर, विकास के मुद्दे लेकर और तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई थी। और हमने जनता के साथ वायदा किया था, जब सत्ता में आएंगे तब हम जो उस समय जितने थे उन तमाम वायदों को एक साकार रूप देने का काम हमारे एक दृढ़ युवा मुख्य संजीव जी की आवाज़ ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी है। ठीक है सर, अरुण जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरुण जी, कांग्रेस पार्टी में आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है कि पुरानी पार्टी है और सबसे पहले की पार्टी है और एक लंबे वक्त तक राज भी किया है, लेकिन सर कमबैक उतना ही मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए हो गया है अरुण जी, क्योंकि कुछ उसकी अपनी गलतियां रहीं, कुछ उसकी अपनी पार्टी के नेताओं की गलतियां रहीं, कुछ जो इनर कोर डिफरेंसेस हुए नेताओं में वो रहा। अरुण जी, आवाज मिल रही है? नहीं, मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है क्या? हाँ जी, बोलिए, सब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार के अलावा किसी और को आसानी से पचाया नहीं गया। नरसिम्हा राव जी आपके सामने उदाहरण है, और उसके अलावा बाबू जगजीवन राम उदाहरण है। इनको किस तरह हटाया गया। और अब फिलहाल जो कांग्रेस में कमान है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास। अब ये सब लोग कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के चाटुकार माने जाते थे एक जमाने में, आज भी माने जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और उन्हीं के नाम और बपौती के बलबूते पर ये लगातार राज करते रहे। आज की स्थिति इसलिए ज्यादा भिन्न है क्योंकि तब कांग्रेस के सामने कोई दल नहीं था जो मुकाबला कर सके। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में
बहुत मजबूत दल है। दूसरी चीज, कांग्रेस ने धर्म के नाम पर कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा क्रिएट, जो भाजपा को जिसका लाभ मिला, भाजपा हिंदू और सनातन के नाम पर आगे बढ़ती गई और आज स्थिति जो है वो सबके सामने है। जबकि कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार के वारिस ने जनेऊ और मंदिरों में जाना तब शुरू किया जब भाजपा की सरकार काबिज हो चुकी थी। तो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार ये दिखा रहे हैं कि हम धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको मतलब दिखाना तो नहीं था लेकिन दिखाना पड़ा मजबूरी में। तो इसलिए दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का आवाम है, हिंदुस्तान का जनमानस है, आएंगे वो संजीव कहीं जी ना आएंगे। कहीं को धर्म के नजदीक पाता है। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो राम मंदिर मुद्दे की बात करें, चाहे संभल की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें या मथुरा काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, हर जगह उस मुद्दे पे उनको और पार्टियों के मुकाबले बढ़त हासिल हुई है, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग एक तरह से उनके साथ, वो सनातन के नाम पे कहे, हिंदू धर्म के नाम पे कहे, उनके साथ खड़ा हो गया। अब ये एनालिसिस का विषय है, इस पे लंबा विश्लेषण और लंबी बहस हो सकती है कि कौन सही है कौन गलत है, वो अलग अलग विषय हो जाएगा। लेकिन हकीकत जो है वो मैंने बता दी। और उत्तराखंड की जो बात करें, उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर छत्रों में जो खींचतान है वो किसी से छुपी नहीं है। हमें नहीं लगता था कि 22 का चुनाव कांग्रेस हारेगी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मुख्यमंत्री उस चुनाव में हार गए और नया लड़का मोहन कापड़ी उनके मुकाबले जीत गया। लेकिन हुआ क्या, अंतिम समय तक ये असमंजस फिर से नेताओं ने पैदा किया कि वो कहां लड़ेंगे। खासकर मैं हरीश रावत की बात करूंगा। हरीश रावत का पता ही नहीं था, उससे पिछले चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री थे तो हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा लड़ गए, दोनों जगह हार गए। और इस चुनाव में भी उन्होंने यही किया कि इस रामनगर में लंबे समय से रणजीत सिंह रावत की तैयारी थी, उसकी जगह हरीश रावत टूट पड़े, उनको सल्ट जाना पड़ा, वो सल्ट में हार गए, हरीश रावत दूसरी जगह हार गए। तो ये स्थितियां हैं। ये कांग्रेस के छत्रपों ने कार्यकर्ताओं को उलझन में डाल दिया, इससे वो कार्यकर्ता भी चुनाव के मोड में भी एक्टिव नहीं होंगे। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। संजीव जी कुछ कह रहे थे। संजीव जी, मुझे लगता है आज आपका नेटवर्क ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आपकी आवाज बार बार कट जाती है। सर पूरी करिए आप अपनी बात। गरिमा जी, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम इसको भी लग रही है। देखिए, गुटों में बटी हुई जो कांग्रेस पार्टी है वो कुटुंब की बात करती है। इनका कुटुंब में गांधी परिवार है और राज्य में हरीश रावत जी का परिवार है। और ये लोग कुटुंब की बात करते हैं जो हमेशा से समाज को बांटने की मुहिम में लगे रहे, जो भाई को भाई से लड़ाने के लिए जातिवाद का कार्ड खेलते रहे, जो धर्म की राजनीति करते हुए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक वैर वैमनस्य और का ईर्ष्या का जो जिन्होंने बीज बोया, वो लोग कुटुंब की बात करते हैं। जो लोग तक ईवीएम हार के बाद ईवीएम का रोना रोया करते थे, अभी निकाय के चुनाव उत्तराखंड में हुए और वो चुनाव पूरी तरह से बैलेट के ऊपर हुए और कांग्रेस का पूरी तरह से चोपड़ा साफ हुआ। 11 नगर निगमों में 10 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और एक इकलौती सीट जो बची थी वो निर्दलीय के हाथ गई और कांग्रेस को मिला क्या, एक बड़ा वाला शून्य। और तो इनके जो ईवीएम का जो रोना था, वो ईवीएम का रोना भी मैं सोचता हूँ यहाँ समाप्त हुआ। उसकी जगह इन्होंने एक दूसरा मुद्दा उठा लिया कि क्योंकि हार का ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ना है, तो इन्होंने ईवीएम की बजाय अब जो मतदाता सूची है उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी। तो कांग्रेस पार्टी जो ये नहीं सोच पा रही है, हमारी जो एक रसातल में लगातार बढ़ रहे हैं आगे, जो लगातार झूठ की राजनीति कर रहे हैं, झूठ की चलती फिरती दुकान कांग्रेस पार्टी बन गई है। लगातार नकारात्मक राजनीति ये लोग जो करते हैं, जब भी हम प्रदेश की कोई भी बात करता है तो ये उसके आड़े आकर खड़े हो जाते हैं और प्रदेश को ये लोग चाहते हैं कि प्रदेश जाए घाटे में
और हमारी सत्ता बनी रहनी चाहिए। तो ऐसा मंसूबा लेकर जो लोग चलते हैं, तो मैं सोचता हूँ बहुत लंबे समय तक इनकी राजनीति यहाँ पर भी चलने वाली नहीं। जिस प्रकार से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी को एक तरह से विभाजनकारी पार्टी के रूप में हर व्यक्ति आज मानने लगा है। ये जब इनको मौका मिलता है विदेश की धरती पर जाकर इनके चिर युवा राहुल गांधी देश को बांटने की बात करते हैं, विभाजनकारी शक्तियों के साथ खड़े हो जाते हैं। वहीं प्रदेश में जब भी इस प्रकार की बात होती है, अभी निकाय चुनाव हुआ, निकाय चुनाव में इनके पास तो विकास का कोई मुद्दा नहीं था। इनके पास ये बोलने के लिए नहीं था कि यदि हम निकाय में विजय पाएंगे तो हम क्या काम करेंगे, क्या विकास कार्य करेंगे, हमारा क्या विकास का रोड मैप है। इनके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल सिफर थे, शून्य थे। इनके पास मुद्दा वहां पर क्या आया, जय इस्लाम का नारा दे रहे हैं यशपाल आर्य। कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा चुनाव में इन्होंने पूरा चुनाव मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की छुट्टी की नमाज के ऊपर लड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी, वहां पर भी ये नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, धर्म की राजनीति कर रहे थे। और जिस प्रकार से जनता ने एक मैंडेट बनाया है, अपना एक माइंडसेट किया है कि हम विकासवादी पार्टी के साथ चलेंगे और उसी राह पर जनता, उत्तराखंड की जनता को विकास चाहिए, उत्तराखंड की जनता को कनेक्टिविटी चाहिए। जिस प्रकार से रेल की कनेक्टिविटी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तमाम जिलों के अंदर हेली कनेक्टिविटी का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, चाहे तमाम केदारनाथ जी की बात करें, हेमकुंड साहिब जी की बात करें और देहरादून मसूरी की बात करें, तमाम जगह जो हम रोपवेज लगातार बना रहे हैं, जिससे ये टूरिज्म डेस्टिनेशन है उत्तराखंड। हमारा टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, यहाँ पर स्वरोजगार के नए नए साधन बढ़ेंगे। उस दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने उत्तराखंड को एक तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद, सूख जिहाद वालों के हाथों पूरी तरह सौंप दिया था और ऐसी गलत मानसिकता के लोग उत्तराखंड में आकर जिस प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्याओं में मज़ारे उगाने का काम इनकी सरकारों में किया गया। हमारी सरकार आते ही 144.5 हजार एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2022 के चुनाव में जनता से एक तमाम वायदों के ऊपर। ठीक है संजीव जी, लौटेंगे आपके पास में। आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही हमारे पास। मंजू जी कुछ कह रही थी। मंजू जी, देखिए क्यों झूठ लग रहा है? जहाँ तक अभी मैंने अपने सभी भाइयों को सुना, जो कांग्रेस के कुटुंब को, ये गांधी परिवार को करने के बाद, ठीक है संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही, रुक जाइए। आज 20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का एक पहला प्रदेश बना है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अब जनता तय करेगी ना विजन 2025 के माध्यम से उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। इस तरह में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है संजीव जी आपको आवाज मिल रही है क्या? और ये संजीव जी आप सुन पा रहे हैं? प्लीज अभी शांत हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज शांत हो जाइए सर। आएंगे आपके पास पे वापस से। मंजू जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, क्यों आखिर झूठ लग रही है बीजेपी की बात? रीना जी, मैं बहुत ध्यान से अपने सभी भाइयों की बातें सुन रही थी। भाजपा सरकार खाली झूठ परोसती है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अभी गांधी परिवार को कुटुंब बता रही हैं। अरे भाई, आपके राजनाथ सिंह के बेटे जी कहाँ हैं? क्या वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुत्री को आपने टिकट नहीं दिया, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। मंत्री के बेटे कितने काबिल है जो उन्होंने वो आपने दर्जा दे दिया, वो देश दुनिया से अछूता नहीं रह गया है। पहली बात। दूसरी बात,
बड़ी बड़ी डींगे जैसे मारे, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे उत्तराखंड के पर्यावरण पर भी बात कर लीजिए कि क्या से आपने क्या कर दिया, स्वर्ग को आपने नर्क बना दिया। जिस उत्तराखंड में नॉन फैन स्टेशन हुआ करता था, वहां पर 44 डिग्री टेम्परेचर लास्ट ईयर रहा। ऑफिस से गर्मी देख लीजिए कि किस तरह से कि यहाँ की जो पर्यावरण के लिए फेमस था, आज उसको आपने ध्वस्त कर दिया। उस पर आपको बात करना नहीं, अपनी बड़ी बड़ी डींगे। अरे भाई, 2 टेन्योर आपका है, क्या किया आपने? किस महिला को न्याय दिलाया? कहां पर अगर यही जो महिला बिल को आपने 30 सालों तक लटका के रखा, आपको जानकारी है नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो 30 साल से लटकाया हुआ बिल था, नहीं बोल रही थी। अब आप चुप रहिए, हमें भी सुनने की आदत डालिए। विपक्ष को सुनिए, यही आपकी कमजोरी है। आप लोग इसीलिए जो है पालित और पोषित होते हैं कि विपक्ष की आवाज दबाना। कितनी काबिलियत से विपक्ष की आवाज दबाइए, लेकिन विपक्ष सड़क से सदन तक की लड़ाई करेगा अपने अधिकारों के लिए, जनहित के मुद्दों के लिए। ये मत सोचिए कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आवाज दबाएंगे तो कोई चुप हो जाएगा। की लड़ाई को शांत कर लीजिए, उसके बाद लड़ने आइएगा। परिवार की लड़ाई शांत कर लीजिए। जो कांग्रेस से नेताओं को लेके कांग्रेस से युक्त भाजपा जो बना रखा है ना, वो आपकी वॉशिंग मशीन में जाते ही धुल जाते हैं। ठीक है संजीव जी, मंजू जी, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। संजीव जी और मंजू जी, प्लीज आपस में बहस करने के लिए आप लोग नहीं आए हैं, प्लीज इस बात को समझिए। अब आंदोलन के माध्यम से तैयार रहिए ना संजीव जी जवाब देने को। यहाँ पर किसी एक प्रवक्ता का जवाब देने से थोड़ी ना बात बन जाएगी। ठीक है मंजू जी शांत हो जाइए, और संजीव जी प्लीज आप अपनी बारी में बोला कीजिए। एक तो आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, प्लीज आप दोनों शांत रहिए। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, रैलियों के माध्यम से भले ही कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या कांग्रेस पार्टी पहले खुद एकजुट हो गई है? क्या कांग्रेस पार्टी ने ये शॉर्टलिस्ट कर लिया है कि बीजेपी के खिलाफ किन मुद्दों को उठाना है? क्योंकि फिलहाल कई सारे चुनाव हुए, सभी चुनावों में बोलबाला बीजेपी का ही देखने को मिला। महज कुछ उपचुनावों में हमने देखा था थोड़ी सी एक आस जगी थी कांग्रेस की वापसी की, लेकिन उसके बाद फिर वो ठंडी होती हुई दिखाई थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी की जो वर्किंग पैटर्न है उसमें कोई बदलाव वाकई होगा? क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है कमबैक। गरिमा, ये देखिए, अभी अगर आपको याद हो 1-1.5 महीने पहले या शायद 1 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है शैलजा कुमारी, प्रदेश प्रभारी है, इन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें बहुत कड़ी फटकार लगाते हुए सबको एकजुट रहने की हिदायत दी थी कि सब एकजुट होइए और एकजुट होके जनता के बीच में जाइए। निश्चित तौर पर जब आप एकजुट होकर जाएंगे तो उसका फर्क अलग पड़ता है, लेकिन जनता के बीच में तो पहले से ही ये मैसेज गया रहता है कि कांग्रेस के जितने नेता हैं वो उतने फिर हैं, अलग अलग हैं। कांग्रेस के प्रीतम सिंह हैं, चक्राता की बात करते हैं, चक्राते के बाहर की नहीं करते। एक ले दे के हरीश रावत है जिनको पूरे प्रदेश में सर्वमान्य नेता माना जाता है, बड़ा नेता माना जाता है, बड़ा चेहरा माना जाता है। लेकिन आप, क्योंकि हरीश रावत की उम्र हो गई अब, और कई बार वो सरकार की तारीफ में बयान दे देते तो बाकी लोगों को उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति है। यशपाल और अपनी कॉन्स्टेंसी के अलावा कहीं नहीं जाते, ये सबको पता है। वही स्थिति है तिवारी गवर्नमेंट में, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल था, सबके सब अपनी अपनी। ठीक है अरुण जी, देखिए उम्मीद है कि जल्द ही जो प्लान बनाया है कांग्रेस पार्टी ने वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी। माफी के साथ अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के एक नए आंदोलन की, जो अब बीजेपी के प्रमुख मुद्दों को उठाकर वो करने जा रही है। इस कार्यक्रम में इतना